अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है कनाडा जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ और ये है दरिया के किनारे यूएसए। आज अपनी इस वीडियो में उन दोस्तों से मुखातिब हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अमेरिका या कनाडा आना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अहम चीज़ें बताना चाहता हूँ कि किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये जिनको मैं जानता हूँ। वो गलतियाँ जो मैंने की या किसी और ने की वो आप ना कर सकें। तो आइए वीडियो की जानिब चलते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है अगर आपको अमेरिका कनाडा आना है स्टूडेंट के तौर पे। कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है। मैं इस बात से पूरा मुत्तफिक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो ये बात बहुत हद तक ठीक है। अब बेशक आप यहाँ स्कॉलरशिप लेके आ रहे हैं या आप पूरी फ़ीस अदा कर आ रहे हैं, एक बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि फ़ीस ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी ने बताया है कि यहाँ की गवर्नमेंट वेलफेयर गवर्नमेंट है, आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट का बहुत ख्याल रखेगी, तो आप बहुत ज़्यादा गलती पर हैं। बेशक ये मुल्क वेलफेयर कंट्री तो है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ भी हो सकता है अगर आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो। हाल ही में यहाँ की गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जो आपकी फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये मैं बात कर रहा हूँ फ़ीस के अलावा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो $10,000 से $20,000 तक कर दी है। इसका क्या मतलब है कि इंडियन रुपये में आपको तकरीबन 12.5 लाख रुपए पड़ेंगे। पाकिस्तानी रुपये में ये रकम $20,000 साल की बनती है 40 लाख से ऊपर, और ये फ़ीस के अलावा है। टिपिकली यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फ़ीस पे करेगा एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो तकरीबन $35,000 $40,000 पर ईयर बनती है, और ग्रेजुएट स्टूडेंट जो पे करेंगे वो तकरीबन $20,000 के लगभग बनेगी साल की। तो अब अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे रहने के लिए एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को 36,000 प्लस $20,000 उसके बैंक अकाउंट में होने चाहिए ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अभी सुन रहे हों, सोच रहे हों कि नहीं हमारे पास तो जॉब मिल जाएगी और उससे थोड़ा ख़र्चा हो जाएगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉब तलाश करना, यहाँ पर जॉब करना आपकी पढ़ाई को मुतासिर भी कर सकता है, और जो आपका टाइम है वो अच्छा खासा वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे जॉब बिल्कुल आकर करें, बिल्कुल पार्ट टाइम करें, आपको अलाउ भी होगा 20 घंटे तकरीबन आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप ये सोच कर आएँ कि आप अपने एक्सपेंसेस सारे के सारे जॉब से पूरे करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ट्यूशन और रहने के ख़र्चे मिलाकर आपके पास तकरीबन 40 से $45,000 साल के होने चाहिए, ताकि आप फ़ीसें पे कर सकें, खा पी सकें, रह सकें जहाँ आपको रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आइए मत समझेंगे कि आप किसी सस्ती जगह पे रह लेंगे। हालात बहुत ख़राब है। अगर आप टोरंटो एरिया, ब्रैम्पटन वगैरह के हालात देखेंगे, बहुत बुरे हालात में स्टूडेंट्स रह रहे हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स चेक करें, मैं शेयर भी करूँगा डिस्क्रिप्शन में, कि कितने बच्चे बेचारे यहाँ पे आके ख़ुदकुशियाँ भी करते हैं, डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। और फूड बैंक जानते हैं आप? फूड बैंक वो जगह है जहाँ पर लोग डोनेट करते हैं खाने पीने की जगह, नॉन पेरिशेबल आइटम्स। वहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में खाना पीना लेते हैं। मैं जब आया था सोच के आया था कि यार मैं कम से कम इतना ख़र्चा मेरा यहाँ से कमाने से निकल आना चाहिए, लेकिन मैं गलती पर था। एक तो जॉब को तलाश करना इतने आराम से मिलते नहीं हैं, रेफरेंस हो। अभी आपने देखो कि हालात में यहाँ पे आपसे तस्वीर भी शेयर करूँगा कि 300 400 स्टूडेंट्स लाइन बना के खड़े हुए हैं रिटेल स्टोर में। बहुत बुरे हालात हैं। और मैं जिस शहर में रहता हूँ विंडसर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं विंडसर यूनिवर्सिटी में, लेकिन मसला है कि यहाँ जॉब नहीं है। ये जगह तक में 3.5 से 4 घंटा ड्राइव पर है, टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन के। सारी जॉब्स टोरंटो एरिया में हैं, या वो यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, और फिर उनको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि वहाँ मूव होना, एक तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, रेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और मूव होने के लिए उनको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है। फिर जितना वो टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे अपनी डिग्री और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, वो टाइम भी उनका फिर बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको वर्क परमिट जो मिलता है उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। तो पहले तो पढ़ते वक्त ये टेंशन कि ख़र्चा कहाँ से पूरा होगा, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वर्क परमिट साल 2 साल 3 साल कि मुझे जॉब अच्छी कैसे मिलेगी, फिर अप्लाई कैसे करूँगा इमिग्रेंट बनने के लिए। तो यहाँ पे आप आकर वो इंजॉयमेंट जो है, यहाँ की आबो हवा जो है, यहाँ का सिस्टम है, यहाँ की अट्रैक्शंस है, यहाँ की रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं, वो आप कभी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। विंडसर जैसे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ भी कम से कम आपको अगर अच्छी
تھوڑی سی اچھی رہائش چاہیے آپ کو، سنگل بیڈ چاہیے، شیئرنگ کچن، اس میں ہو سکتا ہے شیئرنگ باتھ روم بھی ہو، کم از کم بھی آپ کے پاس $550-600 ہونے چاہیے. اور اگر آپ ٹورنٹو، مساگا وغیرہ کے ایریے میں یا برینٹن کے ایریے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر تقریباً کم از کم $800-900 تو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کو صرف کمرہ ملے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو باتھ روم اور کچن شیئر کرنا پڑے. تو میں بات کر رہا تھا ہاؤسنگ کے حوالے سے. ہاؤسنگ میں بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر یونیورسٹی کے قریب ہے، اگر آپ بس کا کرایہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ایکسپینس، آپ کا لیونگ کاسٹ، آپ کا جو رینٹل ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوگا. اگر آپ یونیورسٹی سے دور رہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کمیوٹنگ کر سکتے ہیں، اس کا خرچہ $150-200 آپ کو وہ رکھنا پڑے گا، اور وہ ٹائم بھی ایڈ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے رینٹ تھوڑا سا کم ہو آپ کا ہاؤس، آپ کے کمرے کا. یاد رکھیے گا یو کے اندر جو حال ہوا، وہاں پہ ڈگری ملز بن گئی تھیں، بہت برے حالات تھے. اسٹوڈنٹس آتے تھے یونیورسٹیز میں، ان سے پیسہ کلیکٹ کرتے تھے، ان کی اٹینڈنس لگتی تھی، پڑھائی وڑھائی کا کوئی فکر نہیں، وہ آتے تھے، کام کرتے تھے، اور ایک اینڈلیس آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹریسفل لائف ان کی اسٹارٹ ہو جاتی تھی، اور بہت برے حالات میں وہ رہتے تھے. اگر آپ لیگل طور پہ آنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو بے شک یہاں پہ آئیں اگر آپ کو انجوائے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ انڈین گورنمنٹ نے کہ کئی سال بعد ایک تو منیمم جو فائنینس آپ کے پاس جو پرسنل فائنینس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ $10,000 سے کر کے $20,000 کر دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ویزے پہ کوٹا لگا دیا ہے، اسٹڈی پرمٹ پہ تقریباً 30-40% کم کر دیا ہے نیکسٹ 2 سالوں کے لیے، 2024 سے 2025 کے لیے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو چینجنگز آئی ہیں، وہ ڈسکرپشن میں آپ سے میں شیئر کر دوں گا. اس کے پورٹل میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی لائف دکھائی جائے گی، ہنستے کھیلتے، گاتے، ناچتے اور سیر کرتے ہوئے آپ کو دکھایا جائے گا. لیکن جو ریالٹی ہے، ریالٹی وہ ایسی نہیں ہے. یاد رکھیے گا میں نے کہا تھا کہ ان ملکوں میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. بہت ساری چیزوں سے اتفاق نہیں کروں گا، لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے معاملے میں آپ کے پاس اگر اچھا خاصا پیسہ نہیں ہے، $45,000 اگر آپ کے پاس سال کا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ ٹف ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. جب میں نے گریجویٹ کیا تھا یارک یونیورسٹی سے تو اس وقت سال کی فیس تقریباً $21,000-22,000 تھی، اور اب تقریباً $31,000 سے $35,000 کے لگ بھگ ہے. اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈرا نہیں رہا، لیکن میں آپ سے حقیقت شیئر کر رہا ہوں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں ان کے حوالے سے شیئر کر رہا ہوں. ونس یو فنش یور ایجوکیشن دین the whole world is yours. That's not a problem. اس ملک نے مجھے بہت دیا ہے، بہت زیادہ نوازا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ میں آج یہاں موجود ہوں. لیکن اس میں ایک ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر حقیقت سے ہمیں کام لینا پڑے گا. میں سپٹمبر کے مہینے میں جب یہاں لینڈ ہوا تھا، میں تقریباً 2-3 ہفتے لیٹ تھا کیونکہ میرا ویزا دیر سے آیا تھا. تو میرے بہنوں ہی مجھے یہاں سے ایئرپورٹ سے پک کر کے مجھے دکھا رہے تھے، فال کلرز دکھا رہے تھے. تو مجھے شاید کچھ انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کیونکہ میرے ذہن میں سوال تھا کہ مجھے بھی جاب تلاش کرنی ہے، مجھے ابھی فیس پے کرنی ہے، اور بھی اپنی نیکسٹ سیمسٹرز کی فیس پہ جمع کرنی ہے، اور تو بہت سارے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے. تو میں کسی چیز کو فالو نہیں کر سکا. تو اس کے 1.5-2 سال کے بعد ہی میں یہاں کی فال کلرز کی تصویریں لینے لگ گیا. میں نے پورا البم کلیکشن بنایا تھا اس کا. نیاگرا فال جب بھی میں پھر جاتا بڑا مزہ آتا، انجوائے کرتا. دل یہ چاہتا ہے کہ وہیں جا کے انسان کافی دیر، کئی گھنٹے بیٹھا رہے. تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ فرق ہوتا ہے جب آپ کی جیب میں پیسہ ہو اور جب آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو. کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کے آس پاس رشتہ داروں میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. تو پڑھائی کا جو ٹینشن ہوتی ہے اس کی فیس کے حوالے سے، اس کا دیکھیں، پڑھائی تو اٹ سیلف آپ کو محنت کرنی ہے، لیکن جب آپ کے پاس محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی مسئلہ ہو کہ آپ کو پیسے کہاں سے آئیں گے، کہاں سے اکٹھے ہوں گے، تو یہ آپ کی ٹینشن میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں. میں آپ سے پھر ذکر کرتا ہوں اپنے ویدر کا. جب ٹورنٹو میں لینڈ ہوا تو یہاں کا جو ویدر تھا میں اس کے لیے بالکل پریپیئر نہیں تھا، کیونکہ میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. کراچی کا ویدر بہت زیادہ گرم ہے. تو وہاں سے میں ٹی شرٹ پہن کے آیا تھا، اور یہ سپٹمبر کا شاید 3را ہفتہ تھا. ایک ٹی شرٹ اور ایک پینٹ اور جو جیکٹ میں وہاں سے لے کے آیا تھا، میرے ابو نے دی تھی، وہ اس ونٹر کے حساب سے نہیں بنی ہے. تو پھر میں نے یہاں سے جا کے جیکٹ لی، یہاں کے حساب سے کپڑے لیے، اور پھر مجھے لگا کہ ہاں یار اب میں ویدر ریڈی ہوں. لیکن میں نے کبھی بھی برف نہیں دیکھی تھی. جب میں نے پہلے دفعہ برف دیکھی نومبر کے مہینے میں، اس وقت برف پڑی تھی، سنو، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار وہ چیز جو ڈیپ فریزر میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ یہاں بھی ہے، آپ لائیو دیکھ سکتے ہو. جو آپ کو یہاں لگتا ہے وہ کلچرل شاک.
यहाँ का खाना पीना, रहन सहन, लोगों से ताल्लुकात, उनसे बातचीत बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। और वो ये आपको कुछ सिखा नहीं सकता, आपको ख़ुद सीखना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप बात करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छे लिसनर बने। यहाँ पे आके तकरीबन 6-8 महीने अपने आप को एक लिसनर के तौर पे यहाँ पे रखें, ताकि आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो सके कि लोग कैसे रहन सहन होता है, कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, सिस्टम कैसे काम करते हैं यहाँ पर। और अगर आप ऐसा मुसलमान यहाँ पे आते हैं तो याद रखिएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हर जगह देख रहे हैं। जब भी कभी नमाज का वक्त हो, कहीं भी हो, एक कपड़ा अपने साथ रखें और के कोने में जाके, दरख्त के पीछे घास में जाके नमाज ज़रूर पढ़ें। कभी कभी आपको लगेगा कि यहाँ पे असर मगरिब के दरमियान आपका टाइम गुजर जाए बस के अंदर ही, तो याद रखिएगा कि नमाज़ पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप मुसाफिर नहीं हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पर नमाज वक्त पर और दूसरी नमाज स्टार्ट होने से पहले लाजमी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि याद रखिएगा आपका मकसद यहाँ पढ़ना नहीं है, आपका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा है, आपका मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है। आप जब पढ़ने के बाद हलाल रिस्क अपनाएंगे तो वो भी एक इबादत बन जाएगा आपके लिए। तो पूरी जर्नी आपकी हलाल इबादत के तौर पे आपको लेनी है। और नमाज का टाइम, नमाज कभी भी आपको नहीं छोड़नी है। यहाँ आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब मैंने यहाँ पर नौकरी की थी और करता था, और मैं तकरीबन पूरे थ्रू आउट माई एजुकेशन मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ, सिवाय चंद सेमेस्टर्स के जब मुझे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था और बहुत ही टाइम इंटेंसिव कोर्सेज़ होते थे। तो मैं यहाँ पर समर में शायद ही मैंने कोई कोर्स लिया हो, 50, 55, 60 घंटे जॉब करता था। और उस समर में यहाँ रोज़े भी होते थे, तो रोज़ों में मैं 2 जॉब्स भी करता था और 50 to 60 आवर्स पर वीक मैंने यहाँ जॉब्स किए हैं, ताकि फॉल और विंटर में पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस को कंटिन्यू कर सकूँ। मेरे माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अपने कम वसाइल के बावजूद भी कोशिश की कि मेरी तालीम में कंट्रीब्यूट किया। उनके तो एहसानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं एजुकेशन की अगर बात करूँ सफ़र की, तो उन्होंने शायद ही मुझे कभी महसूस होने दिया हो कि मैं दुनिया में अकेला आया हूँ और मैं अकेला सब कुछ करना है। नहीं, हमेशा मेरी नीड्स पूछते रहे, कहीं ना कहीं से हो सका उन्होंने किया, जितना भी हो सका उन्होंने किया। उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ये एक बड़े भाई के तौर पर मैं आपको वीलॉग शेयर करना चाहता था, तो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सवाल हो, जवाब हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक और वीडियो बनाकर, अगर आप समझते हैं कि आपको और चीज़ें हाईलाइट करनी है, तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आप किस तरह का मवाद या किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।